लिटरेरी एजेंट है मेरे, साहिल नाम है उनका। उनका एक दिन फ़ोन आया, बोले आपको पॉडकास्ट करने जाना है। अब आज की डेट में लोगों को लगता है कि अरे पॉडकास्ट भी तो सबसे बढ़िया पॉडकास्ट मैं बात कर लेता। मेरा पहला सवाल था ये क्या होता है। और ये किस्मत की बात है कि उस समय ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज़ हुई थी और रणवीर इलाहाबादिया को चाहिए था कोई अस्त्रों पे बात करने का। तो जो अस्त्रों में शास्त्रों की जानकारी रखते हैं वो सब शायद व्यस्त थे उस दिन। तो सच में हाँ। तो और मैं पाकिस्तान की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं हंसेगा। तो मुझे मेरी किताबों में अस्त्रों का थोड़ा बहुत जिक्र है, तो मैं चला गया अस्त्रों पे बात करने और वो बढ़िया गया। फिर रणवीर ने बोला कि मुझे लग रहा है कि मेरे ऑडियंस पसंद करेंगे, एक और अभी कर लें। मैंने बोला हाँ कर लेते हैं। किस पे? बोले नहीं आप, मैं सवाल पूछूंगा आप बोलो, आई नो माई ऑडियंस दे विल लाइक इट। जो सेकंड अनप्लान्ड पॉडकास्ट था वो आज की डेट में भी रणवीर इलाहाबादी के पूरे चैनल में हाईएस्ट व्यूड एपिसोड है उसके। तो जब मुझसे पूछा गया था कि पॉडकास्ट करने जाइए तो मैंने बोला था ये क्या होता है। बोले मतलब इंटरव्यू होता है। तो मतलब क्यों कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? अगर वो इंटरव्यू है तो उसको इंटरव्यू बोलो। बोले अरे ऐसे ही बोलते हैं, जाके कर क्या होगा। तो जाके करा है। अब वो ऐसा चला कि उसके बाद देश भर से बुलावा आने लग गया। और जैसे जब मैं पॉडकास्ट में जाता था तो मेरे पब्लिशर बोलते थे और जाओ किताब अच्छी बिक रही है। लेकिन थोड़े समय बाद एक लड़की मिली। नहीं, ये वो वाली लड़की नहीं। मैं मॉल गया था और वहाँ पे एक लड़की मिली और बहुत रो रही थी। होगी कुछ 30 साल के आसपास। और वो मेरे पीछे आके हाथ जोड़ के खड़ी थी। मैंने बोला क्या हो गया, आप क्यों रो रही? पानी वानी पिलाया, उसको फूड कोर्ट में बिठाया। तो उसने बताया कि एक दिन, और ये सच बात बता रहा हूँ, वो 12th या 13th फ्लोर पर रहती थी, बॉम्बे में कहीं और की थी। और वो अपने छज्जे पे खड़ी थी कूदने के लिए, और नीचे वाले फ्लोर से उसको पॉडकास्ट में आवाज़ आई, मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो थोड़ी देर वहीं खड़े खड़े सुनी, फिर डिसाइड की कि मेरे को जानना है कि कौन बोल रहा है। अनजान पड़ोसियों के पास नीचे गई, बोली किसकी आवाज़, क्या सुन रहे हो तुम लोग? वहाँ बैठ के 10 मिनट सुनी। और 2-2.5 महीने अपने घर में रहने के बाद वो उस दिन पहली बार घर से निकली थी और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात मेरे से हुई। उस रोज़ मुझे ये समझ में आया कि मैं जो जाके बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में, वो सिर्फ किताब बेचने भर सीमित नहीं हो सकता है। मेरी जिम्मेदारी बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। तब फिर मैं बाकी चीज़ों पे मैंने बात करना शुरू की अपने किताबों के अलावा, और वो करते करते आज आप लोग से इतना प्यार हो रहा है। बस इतनी सी कहानी। बिल्कुल, जैसा कि मुझे आदेश मिला है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करके जल्दी से निपटाना है और आपका सीधा संवाद। वो आपको ऐसा आदेश इसलिए मिला क्योंकि मैं बहुत लंबे लंबे जवाब देता हूँ। नहीं, बिल्कुल लोग आपको सुनने, समझने, महसूस करने आए हैं और इसमें बिल्कुल खलल नहीं डलेगा। आप थोड़ा सा आपकी जो मिथ टू मैन्युस्क्रिप्ट है उस पर बात कर लेते हैं। जब हम मिथ की बात करते हैं तो आपके लिए मिथ के मायने क्या हैं? क्योंकि आपने खुद ही कहा मिथ मतलब झूठ। तो मिथ को स्टोरी टेलिंग में करके हम किस तरीके से एविडेंस को रखते हुए सच के साथ वो कहानी गढ़ते हैं, और ये कितना मुश्किल या दुरूह काम हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जो काम आता है ना, उसको लगता है वो बड़ा आसान काम, इसीलिए वो बेहतरी से कर पा रहा है। मेरा सगा छोटा भाई अब म्यूजिशियन है, अविनाश गुप्ता नाम है उसका, देश भर में शोज करता है। सगा भाई है मेरा, वो कमर्शियल पायलट है, मतलब था। फिलीपींस में उसकी जॉब थी। जब मेरा समय बिगड़ा तो वो परिवार का और मेरा साथ देने अपनी चलती नौकरी छोड़ के लौट आया था। तो वो बोलता था भैया प्लेन चलाना बहुत आसान। तो वही है कि जिसको जो चीज़ आती है, मैं लिख लेता हूँ तो मुझे लेखन आसान लगता है। लेकिन कई ऐसे हैं जो कई बार पेन उठाए होंगे, कोशिश की होंगे और फिर रख दिया होंगे कि यार बैठे तो पर हो नहीं पाता। कुछ ने किताब शुरू की होगी और चंद पन्ने लिखने के बाद छोड़ दी होगी कि ये बहुत लोनली जॉब है, बहुत स्लो काम है, अभी तो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, फिर उसको कौन ले जाएगा पब्लिशर तक, फिर वो कब छपेगा, है ना। तो मेरे लिए काम आसान है क्योंकि कल्पनाशीलता मेरी अच्छी है। अब आ जाते हैं मिथ और माइथोलॉजी पे। अक्षत गुप्ता एक फिक्शन राइटर है। मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप माइथोलॉजी राइटिंग बोल सकते हैं क्योंकि वो मिथ्या से प्रेरित है। लेकिन आपके वेद व्यास, मेरे वाल्मीकि, हम ये लोग माइथोलॉजी राइटर्स नहीं थे, ये फिक्शन राइटर्स नहीं है। इन्होंने जो लिखा है वो कल्पना मात्र नहीं है। तो ये जो एक
गंभीर सी लकीर है इन दोनों के बीच में कि क्या मिथ्या है और क्या सत्य है। उसमें जो पहले मुगल्स आए, फिर और लोग आए, उसके बाद फिर ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने ना इस लाइन को बहुत सोच समझ के बहुत सिस्टमेटिकली मिटाया है। आप सोचिए कि आप हिंदू के अलावा किसी भी और समुदाय के साथ ये माइथोलॉजी शब्द चस्पा नहीं सुनेंगे। आपने कभी सुना इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी, सिख नहीं? तो ऐसे कैसे हो गया कि सिर्फ हिंदू के ही ग्रंथ जो है वो माइथोलॉजी है, बाकी सबके सत्यलॉजी? बाकियों का मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि मेरे ग्रंथ कल्पना मात्र नहीं है। तो यदि वो कल्पना नहीं है तो फिर वो सत्य होगा। तो फिर हम लोगों को अपने घर में अपने बच्चों को बेटा हिंदू माइथोलॉजी पढ़ लो बोलना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए तुरंत। और बेटा हिंदू सत्यलॉजी पढ़ लो बोलना शुरू करना चाहिए। तब जब आप बोलेंगे ना कि बेटा अयोध्या चलना है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा कि पहले अपना कन्फ्यूजन मिटाइए कि माइथोलॉजी की सत्यलॉजी। अगर माइथोलॉजी है तो फिर मूर्ति को प्रणाम कराने क्यों ले जा रहे हो, और सत्यलॉजी है तो फिर माइथोलॉजी क्यों बोल बोल के सिखाया हमको, है ना? तो हर वो चीज़ जो हमको समझ में नहीं आई आज तक, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पहले नहीं हुई होगी। जैसे आपके देश में, मेरे देश में, हमारे देश में जो पहला रेडियो चैनल था उसका नाम था आकाशवाणी। हवा से आवाज़ आती थी बिना तार। कंस को आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र होगा, तुमको मारे। तो आकाशवाणी शब्द जो है उसका थॉट कब का है? महाभारत में आकाशवाणी शब्द लिखा है। महाभारत में संजय जो था गवलगन का बेटा, वो वहीं बैठ के उसको वरदान था दूरदर्शिता। वो महल में बैठे बैठे बताता था कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, उसको दूरदर्शन कहते थे। आपके मेरे देश का पहला जो चैनल है टीवी का, उसका नाम दूरदर्शन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि बाद में तो दूरदर्शन हुआ ना, हम यहाँ बैठे बैठे देख पा रहे हैं ना कहाँ क्या हो रहा है। हम घर बैठे बैठे आकाशवाणी में सुन पा रहे हैं ना कहाँ क्या हो रहा है। तो जब तक वो नहीं हुआ था तब तक आसान था ये बोलना कि पागल लोग हैं हम लोग, कि हवा से कैसे आवाज़ आएगी, आ गई ना। यहाँ बैठे बैठे वहाँ की बात कैसे देखेंगे, देख रहे हैं ना। तो हर वो चीज़ जो अभी नहीं हुई है उसको ये बड़ा आसान है बोल देना कि कभी नहीं होगी, हो जाएगी। अब इसका ये नहीं मतलब कि आप एक टांग पे खड़े हो जाएंगे तो शिव जी आ जाएंगे, है ना? तो हम लोग उतने परिपक्व नहीं हैं और एक जीवन में अब वो पॉसिबल नहीं है। आपकी राइटिंग में बिलीफ और स्टोरी का बैलेंस कैसे होता है? और अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो रिसर्च प्रोसेस जो है, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि जस्ट अ स्टोरी टेलिंग, मतलब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इट्स जस्ट अ स्टोरी टेलिंग। तो ये बिलीफ का और स्टोरी का बैलेंस कैसे है? मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरी कहानियाँ फिक्शन है, लेकिन फिक्शन की मेरी लिखी कहानी में जो भी मैंने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से बातें उठाई, चाहे वो 7 चिरंजीवियों की हो, चाहे वो 4 युगों की हो, चाहे वो दशावतार की हो, वो सब जैसा लिखा है उसको अपने शब्दों में मैंने बिना छेड़खानी की। हालांकि मेरी किताब के बाद आदिपुरुष रिलीज हुई थी, लेकिन उसके पहले से मुझे समझ था कि क्या नहीं करना है। तो मैंने ऐसा कोई दुस्साहस नहीं किया था, क्योंकि आपको खुद हर्ट होता है ना। आप क्या समझ रहे हैं? आप अपने आप को वेद व्यास और वाल्मीकि के बराबर या उनसे ऊपर समझ रहे हैं कि उनकी लिखी को आप बदल देंगे, या वो होना नहीं चाहिए, गलत है। तो बस मैं इस बात का ख्याल रखा, और आप जब पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो बोल सकते हैं कि उनको समझ में आएगी मेरी ये बात कि हाँ, जो चीज़ जैसी थी वैसी। पर क्या है, 4 युगों में जो 7 चिरंजीवी हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड नहीं है। उनको कनेक्ट करने के लिए आपको कई मोतियों को एक माला में डालने के लिए धागे की ज़रूरत होती है। मेरे फिक्शनल किरदार वो धागे हैं जो 4 युगों को, दशावतार को, भारत में 9 मिस्टीरियस प्लेसेस को और 7 चिरंजीवियों को एक कहानी में पिरोने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में, अब मैं सीधे सीधे आपको बोलूँगा ना 7 चिरंजीवी ये वो, आप बोलेंगे अरे एक और आ गया ग्रंथवादी। मेरा थॉट ये कि आपको उस भाषा में मैं समझा सकूं जिस भाषा में आपको सुनना अच्छा लगता है।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्में अच्छी लगती हैं।   आप वो जनरेशन है जिनको मार्वल और डीसी की फिल्
जो अभी ये सोच रहे होंगे कि 2 दिन हो गया, अवतार लगे, फिर पूरा हफ्ता काम करना है या कॉलेज जाना है, आज चले ही जाएंगे या कल तो निपटाना ही है बेटा, है ना। तो मेरे को अगर आप तक पहुंचना है तो मेरे को आपकी भाषा सीखनी पड़ेगी। आप मेरी भाषा नहीं सीखेंगे, मैं नहीं बोल सकता कि आप खड़ाऊ पहन के घूमिए, आप नाइकी पहनना चाहते तो मेरे को नाइकी बनाना पड़ेगा। मैं लकड़ी का खड़ाऊ बना के आपको बेचने आऊँगा तो उसी से मार खाऊंगा, तो मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूँगा। आपकी स्टोरीज को कुछ मैं पढ़ रही थी और आपको सुन रही थी, मैंने ये महसूस किया कि टाइम का जो प्ले है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का अक्सर जिक्र करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को भी बड़ी खूबसूरती से बताते हैं। तो आपके लिए समय क्या है, क्या मायने रखता है, आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए और इसको आप सर्कुलर बताते हैं क्यों? ये किताब मेरी यहाँ ला के रखने मैंने इन लोग को नहीं बोला, कसम से। मैं आप लोग से मिलने आया हूँ, मैं अपनी किताब बेचने नहीं आया। और इस तरफ में जो किताबें मैं हाथ में लेके आया था वो दूसरे महानुभावों की किताबें जिनसे मेरी अभी मुलाकात हुई, तो वो उसके बारे में मैं आपको जरूर बता सकता। समय, आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि ठीक है हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हैं वेस्टर्न कल्चर से। अभी एक रील में देख रहा था कि कोई बोल रहा था कि फलानी जगह भारत का स्विट्जरलैंड है। फलानी जगह भारत में है और खूबसूरत है, इतना बोलना काफी है ना। उसको स्विट्जरलैंड बताएंगे तो ही भारतीय जगह जरूरी नहीं। सुंदर है, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है कि हमको वैलिडेशन चाहिए होता है वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से टाइम इज लीनियर, वक्त, समय जो है वो सीधा चल रहा है। आप में से कितने लोगों ने इन्फिनिटी वॉर फिल्म देखी है? आयरन मैन वाली, मतलब सभी थे उसमें, देखिए ना। उसमें मैं नाम भूल जाता हूँ उस किरदार को, एक टकली सी लड़की है ना, बड़ी सुंदर सी। हाँ, उसका कैरेक्टर वैसा है, टिबेट की। नेबुला नहीं रे, वो टिबेटियन जो होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज की गुरु। करेक्ट। उसके पास जब हल्क पहुंचता है तो आपको याद है वो कैसे एक लाइन खींचती है हवा में, ग्रीन कलर का, और बोलती है दिस इज टाइम, इसमें से अगर ये स्टोन हटाएंगे तो टाइम हिल जाएगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम इज लीनियर, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम इज साइक्लिक। इसीलिए जब हम बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं कि वक्त पलट के फिर आएगा। हमारे लिए समय को काल कहते हैं ना, काल चक्र होता है। इसलिए हमारा मानना है कि प्रलय होगा, कलयुग के अंत में वापस सत्युग आएगा। तो उस पर मैंने एक अब जो मुझे जितनी समझ है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। आप, ये मैंने पहले भी बताया लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरी उंगली को देख सकते हैं आप लोग। सतयुग से त्रेता से द्वापर से कलयुग से फिर सतयुग। ये क्या बना? ये बना डमरू। अब इसी पे आप जल्दी जल्दी पेन या पेंसिल चलाएंगे तो वो जो एज है वो सर्कुलर हो जाएगा जल्दबाजी में। ये इन्फिनिटी का साइन है, और इसी को जब आप सीधा करके खड़ा कर देंगे तो ये आर ग्लास हो जाता है जिसमें ऊपर से नीचे रेत बहती है, विच डिफाइंस टाइम। महाभारत, पुरानी वाली महाभारत सबने देखी है ना, उसमें जब वो एक आइकॉनिक लाइन आती है, मैं समय हूं, तो उसमें आपको स्क्रीन पे क्या दिखता होगा? व्हील घूमता रहता है। तो हमारे लिए समय खत्म होने वाली चीज नहीं है, फिर से शुरू होने वाली चीज। आप में से कितने लोग शतरंज खेलना जानते हैं? जो नहीं जानते हैं उनको भी मालूम है ना, शतरंज में गोटियां होती हैं। तो जब हम लोग शतरंज खेलते हैं, फिर उसमें जो गोटियां होती हैं, मान लीजिए ऊंट मर गया, हाथी कट गया, घोड़ा मर गया, उसको हम लोग खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, हम उसको साइड में रखते हैं। फिर जब पूरी बिसात खत्म होती है तो उन गोटियों को हम उसके अंदर रखते हैं और डब्बा बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हम फिर से किसी दिन इसको खोलेंगे, फिर ऊंट की जगह ऊंट, हाथी की जगह हाथी, घोड़े की जगह घोड़ा रखाएगा, और फिर से एक बिसात शुरू होगी। एक जगह है ज्ञानगंज, ऐसा हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का मानना है, कैलाश पर्वत पे, जहाँ जितने यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति, वो सब वहाँ जमा हो रही है। क्योंकि कलयुग के बाद जब फिर सतयुग शुरू होगा तो फिर वो सारी चीज़ें उसी जगह पे प्लेस होंगी और फिर से दुनिया शुरू होगी। और उसमें से जब प्रलय में जो चीज़ें शेष बच जाती है, उसमें से जो एक नाग शेष बच जाता है, जो वक्त के परे, वो है शेष नाग, जिस पे विष्णु विराजमान है। तो हमारे लिए काल चक्र है, काल स्ट्रेट है ही। बहुत सुंदर।
आप अपने नरेटिव्स में साइंस और लॉजिक का टच देते हैं। क्या आपको लगता है कि माइथोलॉजी को साइंस से प्रूव करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो है जैसे है, उसे वो चूँकि मान्यता है और उसे मानना है? कल लल्लन टॉप पे एक जावेद अख्तर साहब और एक और महान शख्स का एक वो आया डिबेट, देखा आप लोगों ने? देखिए, लिटरेरी फेस्ट में बिजी थे I think। हाँ। मैं एक्चुअली मैं ट्रैवल में था, आप लोग के पास, मेरे पास वक्त था तो मैंने देखा। नहीं, मुझे नहीं लगता, देखिए मेरा मानना है ये सत्य है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लॉजिकली तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि हिंदू कौम, हिंदू धर्म एक लौती ऐसी धर्म है जो साइंस को पहले दिन से साथ लेके चला है। इसमें कोई बहस नहीं है। आपका विश्व का पहला डॉक्टर आपका है, विश्व का पहला प्लास्टिक सर्जन आपका है, विश्व के पहले फिजिसिस्ट आपके हैं। ये आपको और मुझे फेबिनाची आता था, हम लोग को कैसे कोई अनपढ़ गंवार बोल सकता है? जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उस पर जब आप पूरा लाइन बनाएंगे तो एक मैजिकल नंबर है जिसको फेबिनाची बोलते हैं, फेबिनाची नंबर। वो फेबिनाची बनाए हुए हैं उस 12 ज्योतिर्लिंग से, जो शंख में एक जो शेप दिखता है, जो सनफ्लावर में जो शेप दिखता है, जो ब्रह्मांड में शेप दिखता है, जो पूरे सोलार सिस्टम का शेप है, वो आपके और मेरे पूर्वज भारत के अंदर बनाए हैं 12 ज्योतिर्लिंग से। कि आप गोल घुमाएंगे तो वो बनेगा। कितनी बड़ी बात है। प्रिज्म, हम लोगों ने सबने प्रिज्म पढ़ा है, इधर से सूरज की रोशनी निकलती है, उधर 7 हो जाती है, 7 कलर्स, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। सोचिए कि सूर्य के 7 घोड़े ही क्यों होते थे? अगर आप रथ बनाएंगे तो इवन नंबर के घोड़े रखेंगे कि ऑड नंबर के घोड़े रखेंगे? बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। 2, 4, 6 में होंगे ना घोड़े, 7 क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वजों को मालूम था कि 7 रंग हैं, वो 7 रंग सूरज की किरणों को यहाँ लाते हैं, उसमें 7 रंग है, इसलिए सूरज रथ पे बैठते हैं और 7 घोड़े हैं जो सूरज को यहाँ तक लाते हैं, आप तक। ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसे हम रेनबो कहते हैं, आज। तो वो हमारे पूर्वजों की अंडरस्टैंडिंग थी। बस उनसे एक गलती हो गई, उनको मालूम नहीं था कि मुगल और ब्रिटिशर्स आएंगे। उनको लगा कि भाई पूत सपूत ही होंगे हमारे, और उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उन्होंने सीधे सीधे नहीं बोला, उन्होंने कभी कविता के माध्यम से, कभी श्लोकों के माध्यम से, मेटाफोरिकली आपसे बात करेंगे। मेटाफोर हम समझना नहीं चाहते, हम स्ट्रेट बात करना चाहते हैं। आजकल के जेनजीज में एक चीज़ और है कि जब आप कुछ समझाने जाएं, बोले डिटेल नहीं, यस और नो में आंसर दो। नहीं होता भाई, लाइफ इज नॉट अबाउट यस और नो। ब्लैक एंड व्हाइट में घर नहीं चलता है, उसमें ग्रे भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करके बात करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें कहानियाँ समझाने के तौर पे ज़रूर हमने थोड़ा उसको ड्रामेटाइज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान नहीं थे। अब वानर बंदर होता है, वानर बंदर नहीं होता है, वन में रहने वाले नर को वानर बोलते थे। हनुमान जी राम लक्ष्मण से कहाँ मिले थे? पहली बार वन में मिले थे ना। अंगद, सुग्रीव, बाली, पूरी वानर सेना कहाँ मिली थी? वन में मिली थी। तो वो नर जो वन में रहते थे उनको वानर बोलते थे, लेकिन वो पूंछ है तो मुंह ऐसा है, तो वो सब हमने थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कपी क्लैन नहीं था। वानरों की जो प्रजाति थी उसको कपी बोलते थे। कपी, तिहु, लोक उजागर वाला कपी उनकी प्रजाति का नाम है, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो हमारे ग्रंथों में बहुत साफ स्पष्ट लिखी हुई है, लेकिन सीधे नहीं। उनको लगा था कि हमारे बच्चे हैं, हमारा डीएनए समझ ही जाएंगे, फिर गड़बड़ हो गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धर्म को लेकर लोग, मुझे लगता है, बड़े गलत तरीके से कई बार डिफाइन भी कर देते हैं कि धर्म क्या है। आपने द नागा वॉरियर्स में, बैटल ऑफ गोकुल में धर्म रक्षा और योद्धा परंपरा का एक बड़ा कैनवास खींचा है। आज के समय में आप धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? आप कैसे इस यंग जनरेशन को बताएंगे कि एक्चुअली क्या है धर्म? एक जिम्मेदारी, एक रिवाज, मूल्य। हर हिंदू को चादर और फादर से बचने की जरूरत है। हर हिंदू को
चादर और फादर से बचने की ज़रूरत है। और मैं फादर सिर्फ क्रिश्चियंस के फादर, पादरी को ही नहीं बोल रहा हूँ, एक और फादर हैं इस देश के। हम सब एक ही पिता की औलाद हैं, हमारे एक ही माँ होती है, हमारे एक ही पिता। इसीलिए जब हम भारत माँ की बात करते हैं तो वो कोई चेहरा नहीं है, वो कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो जिनका किसी रोज जन्म हुआ और किसी दिन मृत्यु हो गई। तो जब भारत माता का चेहरा नहीं है, वो अजर अमर हैं, तो भारत पिता कैसे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, 2 अक्टूबर को वाइन शॉप्स बंद हो जा रहे हैं। भारत की करेंसी में आपने पिता का, मेरा मन तो थोड़ा बोलने का, पर चेहरा बोल, भारत की करेंसी में आपने भारत के पिता का चेहरा लगा लिया। तो बनाने वालों ने एक बार नहीं सोचा कि जब पिता को डाल रहे तो माँ को भी डाल दो। तो आपने कौन सी करेंसी देखी जिसमें भारत माँ की तस्वीर बनी हुई? एक भी नहीं। आप ये हिंदू प्रधान देश है ना, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि इसको हिंदुस्तान बोलना बंद कीजिए। इंडिया तो छोड़ना ही है। इंडिया का फुल फॉर्म मालूम है नहीं आप लोग? इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। इंडिया विप्योर है, इंडिया शॉर्ट फॉर्म है इंडिया, वो भी उन लोगों ने दिया था। भारत बोलिए और हिंदुस्तान बोलना बंद कीजिए। हिंदुस्तान में एच लगाना शुरू कीजिए, था। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं। तो अगर ये हिंदुस्तान है तो फिर इसकी करेंसी में लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। हम तो समृद्धि लक्ष्मी जी से जानते हैं। तो ये जो सेक्युलर वाला खेल इतने साल चला है, मेरा मानना है कि सबसे खतरनाक लोग जो समाज के हैं ना, वो सेक्युलर प्रजाति है। शास्त्रों में उन्हें बिन पेंदी का लोटा भी कहा कि जिस तरफ जब वजन हो जाए वो उधर लुढ़क जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभी भी अगर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि देयर इज नो वर्ड कॉल्ड सेक्युलर, नहीं तो फिर बांग्लादेश में अभी उसको टांग के जलाया नहीं जाता ना। हम लोग इतने आदी हो गए ना ये सब सुनने के कि हमारी संवेदना मर गई, हमको फील नहीं होता है। सोचिए आपके साथ या आपके भाई या आपके पिता के साथ ये होता तो वहां कहां गया सेक्युलरिज्म? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चलो दूसरों को मार दें, लेकिन अब एक लाइन है, हम लोग सब बड़े बहुत उससे बोलते हैं, हम तो पानी है जी, कहीं भी मिल जाते। क्यों मिलना है तुमको? क्या कमी है तुम्हारे पास? पानी जूस में मिलता है तो पानी नहीं कहलाता, जूस कहलाता है। विस्की में मिलता है तो विस्की कहलाता है, पानी नहीं कहलाता। गटर में जाता है तो गटर कहलाता है, पानी नहीं कहलाता। दूध में जाता है तो दूध कहलाता है, पानी नहीं कहलाता। पानी का अस्तित्व पानी का सिर्फ तब तक रहता है जब तक वो मात्र सिर्फ पानी। सच है। किस चीज की कमी है आपके पास? आपके पास ग्रंथों की कमी है। लोग समझाते हैं, तुम लोग बड़े कंफ्यूज्ड हो यार, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, एक तरफ एक डायरेक्शन में नहीं पढ़ो। उनको बोलो कि तुम लोग के पास एक किताब है। विद्वानों के पास होती है लाइब्रेरी, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। आपको लाइब्रेरी विद्वानों के घर मिलेगी ना। लोग हम बुक फेस्ट पे बैठे, किताब होता क्यों है? हम यहाँ आते क्यों? किताबें खरीदने। आप हर साल आके एक ही किताब खरीद के लेके जाओगे यहाँ से, और सारे लोग, सारे पब्लिशर एक ही किताब छाप रहे हैं, द हिडन हिंदू। बस ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं होगा ना। पूरे समुदाय ने मिलके एक दिन डिसाइड किया कि ये एक शब्द है जो हमको जलील करता है। वो शब्द है क्या बोलते हैं उसको, जो बैन है, अरे वो युवराज सिंह अभी बोल के फंस गया था, भंगी, सॉरी, भंगी, चमार, भंगी। ये शब्द आप अगर किसी को बोलेंगे तो आप पे केस हो जाएगा, और होना चाहिए, क्योंकि आप किसी का मान हर्ट कर रहे हैं, आप किसी की बिलीफ को हिला रहे हैं। तो फिर आप लोग मेरे को बताइए कि अगर एक समुदाय, देश का एक समुदाय SC ST ने बोला और एकजुट होकर उन्होंने बोला कि ये शब्द बोला जाएगा तो केस करेंगे, केस होता है।
तो हम इतने लोग हैं, हम लोग काफिर शब्द क्यों नहीं बैन करवा रहे हैं? कोई और मतलब नहीं है काफिर का, सिवाय इसके कि अगर तुम वो नहीं मानते हो जो हम मानते हैं तो तुम्हारा कत्ल जायज है, वाजिब है तुमको मार देना। हम क्यों नहीं पिटीशन डालते हैं कि काफिर वर्ड इस देश से बैन होना चाहिए? नहीं हो रहा ना, तो हमको लड़ना पड़ेगा इन चीज़ों में। चूँकि आपने भारत पिता और भारत माता की बात कर दी है, तो मेरे अंदर का जो फेमिनिज्म है वो थोड़ा सा जाग गया है, तो मैं महिलाओं को लेकर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। आपको सुन रही थी, बड़ी सुंदर आपने बात बोली, चूँकि मेरी भी एक प्यारी सी बच्ची और मैं उसको कई बार बोल देती हूँ तुम मेरी प्रिंसेस हो, लेकिन जब आपने प्रिंसेस और राजकुमारी को डिफाइन किया ना, यकीन मानिए अक्षत जी, मैंने सोचा आज के बाद तो मैं नहीं कहने वाली आर्या को प्रिंसेस, बिल्कुल मत कहिए, वो मेरी राजकुमारी है। आज आप इस मंच पे बताइए कि हमारी बेटियां प्रिंसेस नहीं राजकुमारी क्यों हैं और कैसे हैं? अक्षत जी बताइए। उसके पहले मेरे को एक और बहुत मजेदार बात याद आ गई है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा यहाँ से जाने के बाद। अभी जो ये बात हुई ना माइथोलॉजी और काफिर, हवस का पुजारी सुना है आप लोग? आपने सोचा कि हवस तो उर्दू शब्द है, तो उसका पुजारी कैसे जुड़ गया? मौलवी क्यों नहीं जुड़ा? गुनाहों का देवता क्या होता है? पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों भाई मेरा पुजारी क्यों हवस? अपने मौलवी को बना हवस। गुनाहों का देवता, गुनाह उर्दू वर्ड है, पाप को बोलते हैं गुनाह, तो गुनाहों का देवता क्यों? गुनाहों का अल्लाह बोलो ना, वो नहीं बोलेंगे। क्या है, मैं इतने मुखर तौर पे इसलिए बोल देता हूँ हर बात, क्योंकि वो लोग जो कुछ नहीं बोल रहे थे ना, वो भी पहलगाम में मार दिए गए। तो ये किसी चीज का सर्टिफिकेट नहीं है कि आपका मुंह बंद रहेगा तो आपको मारा नहीं जाएगा। वो गए थे ना छुट्टी मनाने, उनमें से तो किसी का नाम अक्षत गुप्ता नहीं था जो बोल रहा था, फिर भी मार दिया गया ना। जयपुर में वो टेलर कन्हैया लाल को मार दिया गया क्योंकि उसने अपने स्टेटस पे लगाया था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। 2 लोग गए, उसका सर अलग कर दिए शरीर से। तो अगर मरना ही है, चाहे पेड़ में लटक के, चाहे पहलगाम में पैंट उतरवा के, तो कम से कम मरते समय ना मेरे को इस बात का सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, आई डिजर्व दिस डेथ बिकॉज आई स्पोक, आई हैव अ स्पाइनल कॉर्ड। मेरे पास एक रिंग की घंटी है और मैं अपने धर्म के लिए बोलूंगा। विराथू नाम का एक बंदा है तिब्बत का, भूटान तिब्बत, उसके कारण रोहिंग्या मुसलमान तिब्बत छोड़ के भागे। बर्मा विराथू नाम है उनका। वो लगातार बोलते हैं कि मैं इस देश का कुत्ता हूं और मैं मरते दम तक भौंकूंगा, क्योंकि एक वफादार कुत्ते का काम है अपने घर के लिए भौंकते रहना। मैं बंदूक उठा के तो नहीं चल सकता, मेरे को आर्मी वाले लेंगे नहीं, मैं बहुत मोटा हूं, लेकिन मैं मुंह तो चला सकता हूं ना, अगर गोली नहीं चला सकता तो। आप में से जितने लोग ये सोचते ना कि नहीं बोलेंगे यार, छोड़ो ना, मत छोड़ो, कि वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो चुप रहने का और ये सेक्युलरिज्म का पूरा खेल है ना, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में जो हर हिंदू फंसा हुआ है, आपकी रोटी आपके मुंह से छीन ली जाएगी, आपके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और आपके मकान में वो लोग रहेंगे। बारामूला देखा, कितने लोगों ने देखा बारामूला? पूरे कश्मीर की कहानी है वो, कि उन घरों में आज भी दूसरे लोग रह रहे हैं जो मेहनत से बनाए हुए घर है। तो ये तीनों चीज जिसके चक्कर में हम लोग चुप रहना सीख गए ना, वो तीनों छीन लिया जाएगा आपकी चुप्पी की वजह से। तो बोलना शुरू कीजिए। बिल्कुल, बोल। सॉरी, आपका सवाल कुछ और आजाद है तेरे, और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, राजकुमारी वर्सेस प्रिंसेस। ये बात आप में से कितने लोग मेरे से सुन चुके हैं, राजकुमारी और प्रिंसेस का? अच्छा, कम लोगों ने सुना, ठीक है, हम बता दें। 5 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और ये शब्द सुनिए, प्रिंसेस, और इमेजिन कीजिए प्रिंसेस शब्द के साथ आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन बन रहा है। मैं आपको बताता हूँ, खोल सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ, मोर और लेस वैसे ही बना होगा, अगर बना होगा तो हंसिएगा। बेबी पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए, एक फ्रॉक, एक स्कर्ट पहनी हुई लड़की, एक पंपकिन शेप के, कद्दू के शेप के चैरियट से, रथ से उतरने की कोशिश करी, पर वो कोशिश कर रही है, उतर नहीं पा रही। वहाँ लाल ड्रेस में एक बंदा बैठा हुआ है घुटने पे, उसके यहाँ एक यूनिफॉर्म है तो ऐसा रस्सी जैसा कुछ है, और वो एक हाथ बढ़ाया हुआ है,
कि आओ प्रिय, तुम इतनी अबला हो कि तुम ये दो सीढ़ी मेरे बिना उतर ही नहीं पाओगी, तो मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ो और उतरो। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, ये लड़की ने टियारा भी पहना हुआ है ना। तो एक हाथ से उसने अपना ड्रेस पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ उसने ऐसे किया। यही दिखा ना मोरलेस। अब एक बार और आंख बंद कीजिए और मैं बोलता हूँ राजकुमारी। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, ये लड़की नहीं दिखेगी आपके इमेजिनेशन में। पता नहीं क्यों आधे से ज्यादा लोगों को झांसी की रानी दिखेगी, जबकि वो राजकुमारी है भी नहीं। वो रानी। उसका दो हाथ क्या कर रहा है? एक हाथ घोड़े की लगाम पकड़ा और दूसरा हाथ तलवार पकड़ा हुआ। आपको और मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे घर की बच्चियां प्रिंसेस बनेंगी या राजकुमारी। यही है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है कि शब्द कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। आप अपने बच्चों को भी किस तरीके से किन शब्दों से पुकार रहे हैं, उसका कितना गहरा असर पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। अब इस हॉल में कोई पापा की परी बची है क्या? इनके लिए जो मैं सवाल लिख के या सोच के आई थी ना, मैंने सब हटा दिया। कोई सवाल पहले से अब नहीं है दिमाग में, क्योंकि आपसे जब बात हो रही थी ना, आपने कहा अमृता खुल के कुछ भी पूछो, किसी भी सब्जेक्ट पे। आपकी इस बात पे ऑडियंस सोच रही, चलो माइक हमारे पास है। मुझे लगता है आप भी चाहते हैं माइक उनके पास जाए। एक और शब्द है, बहुत ही खराब है। शायद ज़िंदगी किसी फेज़ में मैं भी उससे गुजरी हूँ और बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी जो होती है ना, उसका पहला वो है सीढ़ी। आई एम सॉरी टू से, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, जॉब कर रहे हो या किसी बड़ी पोस्ट पे हो, IAS हो या फिर मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हर आदमी एंजाइटी से ग्रसित है किसी ना किसी माध्यम से। हम बड़े कॉन्फिडेंट दिखते हैं यहाँ पे मंच पे, लेकिन एंजाइटी मुझे भी होती है। आई एम सॉरी, मैंने दवाइयाँ भी ली हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये इतना आज की झंझावात में, आज की दौड़ में हम इतना जूझ रहे हैं इससे, और आप तो जिस तरीके से इससे निकल कर आए हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी के लिए। क्या है डिप्रेशन? दरअसल है क्या और क्यों है, कैसे निकले? बहुत पहले आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने मेरा प्रणाम में हिंदू सुना होगा। मैंने एक और बात लिखी थी, वो मैं आपको यहाँ सुना देता हूँ इनके सवाल के जवाब में, कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। दीवार में जब अंदर सीलन दिखती है ना, सीपेज, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ दैट वॉल। वो सालों से थपड़े खाते खाते वो कमज़ोर हो गया, तब आपको घर के अंदर ये पूरा पेंट वेंट के ऊपर से वो लाइन दिखती, करेक्ट? दैट्स कॉल्ड सीपेज। तो दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आंखों से रिसती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती हैं, दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज वो भी ढह जाएंगी। ये एक दो लाइन है अमृता, जो हमने फिल्मों में बड़ा सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। धीरे बोलो दीवार। फिर अभी एक ऐड आया था, दीवारें भी बोलती हैं। नहीं बोलती हैं दीवारें, दीवारों के कान नहीं होते हैं। आप इंसान हैं, आप बोलते हैं, आपके कान होते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो मुंह खोलिए और अपने आसपास वालों को बताइए, रोना है तो रोइए। कोई मर्द कमज़ोर नहीं हो जाता है जो रो दे। इनफैक्ट मेरा मानना है कि वो बहुत कमज़ोर मर्द है जो दूसरे की और अपने आसपास वालों को दुखी देखकर ना रोए, वो बहुत कमज़ोर है। जो संवेदना में रो ले ना, वो मर्द, देखिए हर कोई ना किसी तरीके से अपने अंदर का गुबार निकालता है। ये जितने लोग नहीं रोते हैं ना, वो गाली, उनके मुंह से आपको गाली ज़्यादा मिलेगी और उनका हाथ ज़्यादा उठेगा। उनका तरीका वो हो गया ना निकालने का। तो रो लीजिए, रोना आ रहा है, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप डिप्रेशन में, अभी ठंड का समय है, बचपन से जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो पहले घर में माएँ बोलती हैं कि बेटा कफ आ रहा है। अभी भी कुछ लोग खो 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 कर रहे हैं, तो घर में यही बोला जाता है कि बेटा कफ आ रहा है तो कफ आ रहा है तो बेटा निगलो मत, जाके थूको। सबने सुना है। और बाद में जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर भी ये बोलता है ये दवाई दे रहा हूँ, इससे कफ निकले।
तो निकलेगा तो डिप्रेशन ऐसे ही होता है, कफ के जैसा, जो एक बार आप जाके बेसिन में थूक देते हैं तो कफ खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता ना, नहीं रहता। डिप्रेशन भी एक बार किसी को अपनी दिक्कत परेशानी बोल देने से खत्म नहीं होता, आपको 100 बार बोलना पड़ेगा, जब तक पूरी बात अंदर से ना निकले तब तक बोलो। आप किसी से नाराज हैं, लड़िए, आप बोलिए कि मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी। आप किसी को दुखित किए हैं तो सुनिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। तो अगर आप दुखित हैं तो अपने आसपास बेसिन ढूंढिए, और अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं तो आपके आसपास बहुत लोग डिप्रेशन में होंगे, उनके लिए बेसिन बनिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं अपने क्वेश्चंस को विराम दूंगी एक और क्वेश्चन करके, उसके बाद 1 to 8 आपका सीधे संवाद होगा ऑडियंस के साथ। हम बहुत ब्लेस्ड हैं बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की सबसे यंग नेशन है। 60% 35 ईयर्स के जो हमारे लोग हैं वो रहते हैं वर्ल्ड में, सबसे यंग नेशन। तो युवाओं की तादाद ज़ाहिर तौर पे सबसे ज़्यादा है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, आकांक्षाएं सबसे ज़्यादा हैं। आप आज के युवा को क्या आपको लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है? जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हो जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा सोर्सेज हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल अपने युवा जो अपने नायक बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर और गलत ही चुन ले रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं, किसे चुने, कैसे चुने। कई बार अपनी राह तय करने में भी इतने ज़्यादा इनपुट्स हैं कि वो उसमें भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन का पूरी धुंध है ना, ये इसको कैसे छाटेंगे? मैं इस बात से ना इत्तेफाकी रखता हूँ, नो ऑफेंस। मुझे लगता है कि आप लोगों की एज में, जो मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की एज में आपको जितनी क्लैरिटी है मुझे उससे कम क्लैरिटी थी। तो कम से कम मुझसे तो बेहतर आप लोग उस एज में हैं, 20, 22, 25 साल में। और मेरे को ऐसा मानना है कि आप लोग को क्लैरिटी बहुत है और आप लोग सही हीरोज़ चुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग गलत हीरोज़ चुनते होते तो कांग्रेस जीत जाती। और अशरफ जी, शायद आप ये भी कहेंगे कि तब मैं यहाँ नहीं बैठा होता। नहीं, वो आप भी हीरो बन चुके हैं इनके। नहीं, मैं यही बैठा रहता, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि सेक्युलरिज्म का कीड़ा ना मुझे काटा है ना काटेगा। बीजेपी शासन में हो या ना हो, आप मेरा कॉलर पकड़ के बोल दीजिएगा अगर मैं बदल गया। मैं यही करता रहूँगा अपने अंतिम दिन तक कि मुझे जो गलत लगेगा मैं बोलूँ। हाँ, मैं जैसा सोचता हूँ, मुझे लगता है कि इस देश में हिंदुओं का जीवन कुछ साल बढ़ गया है इस शासन की वजह से। मेरे को पिछली बार इसी मन से एक बात हो गई थी कि आपको भी राज्यसभा कहीं की टिकट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी की भी चाटुकारिता करनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि हम लोग अभी फिलहाल मतलब स्लोली डिटोरिएट हो रहे हैं डिटोरिएट। आप सोचिए एक बार, अभी वो जो एक बांग्लादेश में जो बंदा मरा, हमारा हिंदू वाला नहीं, जिसको गोली मार दी, उसका आपने वो देखा? बांग्लादेश का उसने जो नया नक्शा बनाया था, उसमें उड़ीसा, झारखंड, वो 7 सिस्टर्स, आपके असम, मेघालय, सब बांग्लादेश का हो गया। ग्रीन कर लिया, बीच में लाल ठप्पा लगा दिया था। तो एक तरफ में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की जो हालत है, आप लोग में से पता नहीं कितने लोग गए, मैं जाता रहता हूँ। बहुत बुरी स्थिति है वेस्ट बंगाल की। वहाँ एक आपका ईस्ट ऐसे जा रहा है, आपके वेस्ट में पाकिस्तान बैठा है, कश्मीर आप लगभग लूज कर चुके थे, अभी भी आया नहीं है, और केरल की स्थिति किसी से छुपी नहीं। तो जब केरल में हम लोगों को लात पड़ती है तो हम नीचे खिसक आते हैं, और बाकी देश बोलता है अरे सॉरी, कश्मीर में होता है तो हम नीचे खिसक आते हैं, और बाकी देश के हिंदू बोलते हैं अरे वो तो कश्मीर में, और हमारा क्या, हमको क्या करना। केरल में होता है तो हम ऊपर खिसक आते हैं, और बीच में बैठे हुए वो बोलते हैं कि तो नीचे हो रहा है, हमको क्या करना। एक तरफ में बांग्लादेश है और चौथे तरफ पाकिस्तान है। सोचो कि जिस दिन चारों तरफ से आएंगे उस दिन आप कहाँ जाओ, नीचे, ऊपर, इधर उधर, किधर। सोचने वाली बात है और बहुत डराने वाली बात है। ये एक और आया माइक लेके डरा रहा है। हाँ, डरा रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ। मैं अपने घर के बच्चों को डराता हूँ जब उनको आग की समझ नहीं होती है और मोमबत्ती में हाथ डालते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ मत करो, जल जाओ। उसके बाद भी करते हैं तो जलते हैं। मैं अगर ये नहीं बोलूँगा तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जलेंगे, तो जाग जाइए।
बिल्कुल। इस आखिरी, क्योंकि आप अभी तक जो मैंने जितने भी सवाल किए हैं आपकी पर्सनल लाइफ को अभी मैंने टच नहीं किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक खुली किताब है और काफ़ी लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है, आप अपने आप को हाउस हस्बैंड की टैगलाइन क्यों देते हैं? अक्सर हर मैं हाउस podcast- हस्बैंड के पहले अपने परिचय में उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता बोलता हूँ। ये मेरा ये मानना है कि इस देश की बहुत सारी परेशानियाँ बहुत हद तक घट जाएंगी अगर पूरा नेतृत्व महिलाओं के हाथ में होगा। महिलाएं जननी होती हैं, इसलिए उनको मृत्यु या किसी के भी जान जाने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो ज़्यादा संवेदनशील होती है, दे आर मोर सेंसिटिव। आप देखिए कि आपके जितने भी पुराने भगवान हैं, वो सब लोग अपनी माँओं का नाम अपने पहले लगाते हैं। मैं आधा आधा मैं बोलूँगा, बाकी आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र। मैंने सिर्फ माँओं का नाम लिया, बेटों का नाम आपको पता है ना? इसी में से अब आपके सवाल पे जाते हैं। इसी में से वो जो नाम है जिन्होंने शादी की और अपनी पत्नियों का नाम आगे लगा लिया, मैं पत्नियों का नाम लूंगा, बाकी का आप बोल लीजिएगा। लक्ष्मी, गौरी, राधा, सीता। हम यही हैं शुरू से। ये तो बीच में ये नालायक लोग आके थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसीलिए आज की डेट में जब हम फॉर्म भरने जाते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है फादर/हस्बैंड। मदर/वाइफ क्यों नहीं? क्यों? तो इसलिए मैं बहुत गर्व से बार बार बोलता हूँ कि हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम। आप हम सब की पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति है ना, उसके बाद समाज, उसके बाद घर बार, सब कुछ बात पहले परिवार। तो जब मैं मेरे स्ट्रगलिंग डेज में, मेरी जो प्रेजेंट वाइफ है, मेरी 2 बार शादी हुई है, लेकिन इस तलाक बोल के नहीं, प्रॉपर डिवोर्स हुआ फिर। तो जो मेरी अभी समकक्ष है मेरी, वो उन्होंने बहुत संवारा, बहुत संभाला। मैं 3-4 साल मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बैठ के द हिडन हिंदू लिख रहा था इस सपने के साथ कि एक दिन यहाँ आके आप लोग से मिलूँ। तो उस सपने को जिंदा रखने में उस समय शी वॉज द मैन ऑफ द हाउस, और मैं घर संभालता था। जेन्युइनली मैं घर संभालता था 24 घंटे। तो मुझे मालूम है कि बॉम्बे में, मुंबई में प्रेस वालों का प्राइस 5 रुपये और 6 रुपये पर कुर्ते, पर शर्ट से 13 रुपये कब पहुंचा है, मैं बता सकता हूं आपको। और आज भी सारे धोबी समाज से मेरा एक बहुत बड़ी मेरी शिकायत है कि 13 रुपये तुम शर्ट का और बाकी चीज़ों को लेते हो, समझ में आता है तकिए की खोली का 13 रुपये क्यों लेते हो? उसको तो बस ऐसे करना होता है ना? तो ये सब मैं घर संभालते संभालते सीखा था। मैं खाना भी अच्छा बना लेता हूँ, तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी था और शॉप भी, तो इसलिए हाउस हस्बैंड और इसीलिए उर्मिला। माइक, आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें। ऑडियंस एक एक करके आप अरे लोग, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल हैं। माइक प्लीज। हेलो अक्षत जी। जी माइक। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरी ये बच्ची है 10 साल की, वो प्रिंसेस तो नहीं है ना? नहीं, राजकुमारी है मेरी। वो बगैर आपका कुछ भी पॉडकास्ट सुने बगैर आज भी नहीं सोती। मेरा आप फोन चेक कर सकते हो। तो मेरी बेटी को सनातन धर्म के बारे में जो भी है एनलाइटन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिंदू, उसका पूरा का पूरा पाएगा। उम्र 11, 10, मैं हम लोग तो बड़े हो गए ना। मैं एक्चुअली उसी एज के लिए अभी रोज ये जो मैं विराथू का एग्जांपल देके बोल रहा था ना कि मैं भौंकता रहूँगा, मैं उस उम्र को ऐसा नहीं बनाना चाह रहा हूँ जैसे हम बड़े हुए। तो मेरा पूरा एजेंडा ही है कि उन लोगों को हमारे सनातन धर्म की समझ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत जी, एक छोटा बच्चा वहाँ बहुत देर से हाथ खड़ा करके, जी, आप अपने 12 साल के बेटे को बोलिएगा आई लव यू। हेलो, 5 पढ़ ली। क्या बात है। अक्षत जी, इस तरफ ये छोटा सा बच्चा बहुत देर से हाथ उठा के खड़ा है।
थैंक यू सो मच। स्पॉइलर मत दे, स्पॉइलर मत दे। Hi sir, Namaskar. My name is Bhakti. Hi. And I really have a question that Hidden Hindu का फोर्ट या नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है जिसमें पृथ्वी और शुक्राचार्य का एडवेंचर? भक्ति अभी तक ओम शास्त्री मेरे पास लौट के आगे क्या हुआ पता ही नहीं। जब मेरा 8वां चिरंजीवी वापस आके मेरे को बताएगा कि क्या कर रहा है तो मैं आपसे जरूर साझा। I'm very happy and thank you so much for coming. थैंक यू, थैंक यू। हेलो किधर? जी जी। My name is Akanksha. I'm huge fan of your work. मेरे को पहले बहुत डर लगता था जो भी बोलते थे ना हिंदुओं के अगेंस्ट वगैरह, बट वंस आई हैव रेड योर बुक्स नाउ आई फाइट विद देम कि नहीं ऐसा है जो भी कुछ बोलते थे। सो उस कॉन्फिडेंस के लिए, उस इंस्पिरेशन के लिए आई एम वेरी थैंक यू। एंड मेरा एक आपसे सवाल है कि हाउ डू यू सी डेस्टिनी, हाउ मच डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? यार सबका बैलेंस है वो, जैसे और ना ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार मेरे लिए। जैसे वो एक बात है कि मैं सोया हुआ था तो कोई आया, मुझे उसने कहा कि आलस्य हमारा शत्रु है, तो मैं उठा, मैं थोड़े आगे गया, कोई और मिला, बोले शत्रु को भी गले लगाना चाहिए। मैं वापस गया और सो गया। हेलो सर। तो हार्ड वर्क अपनी जगह है, लेकिन डेस्टिनी ओनली फेवर्स पीपल हु फाइट फॉर देमसेल्व्स। तो आप अब विराट कोहली को अगर कोई बोल देता कि तुम इतने बड़े खिलाड़ी बनोगे तो भी, और वो जाते ही नहीं रणजी ट्रॉफी खेलने कि मैं तो बनूंगा, ये तो नहीं हो पाता ना। तो आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, ओनली देन डेस्टिनी विल साइड यू। हेलो सर। हेलो सर। किधर? हाँ बोलिए। मेरा नाम पल्लवी रोहन डावकर है जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप औरत और मैम ये क्यों नहीं बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं आप? और हाँ, मैं आपकी ये- बहुत बड़ी फैन हूँ, यहाँ पे सभी बैठे आपके फैन ही फैन है। फैन नहीं है, सब एसी है, एसी। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के इस टॉपिक को आज छेड़ा नहीं कि आप लोगों को ये ना लगे कि यार इसके पास क्या मतलब कंटेंट खत्म हो गया कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। पर अब क्योंकि सवाल आया इसलिए जवाब देना पड़ेगा। हम सब लोगों ने औरत शब्द का इस्तेमाल किया है, सुना है, बोला है। औरत एक लौता है, मतलब जैसे एक शब्द है ना दफ़ा, उसके कई मतलब होते हैं कि कितनी दफ़े दिल ने कहा दिल की सुनी कितनी दफ़े, गोरिया नो दफ़ा करो ताजराते दफ़ा हिंद के तहत, ये सब का मतलब दफ़ा ही है ना। लेकिन औरत शब्द का एक ही मतलब होता है और वो मतलब होता है वजाइना। आप लोग गूगल कर सकते हैं, आई मीन इट। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ स्टेज पे खड़े होकर माइक लेके बोल रहा हूँ। सबके पास फ़ोन है, घर जाइए और गूगल कीजिए कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है। तो ये एक बहुत गंदी गाली है, ये अरेबिक कंट्रीज से हमारे देश पहुँचा है, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं का काम सिर्फ एक है, बच्चे पैदा करना। आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ मेल के बिना महिलाओं को घर से निकलना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ काम है तादाद बढ़ाना। वो लोग एक महिला को सिर्फ उस नज़र से देखते हैं, इसलिए उनके लिए औरत शब्द सही हो सकता है। हम महिलाओं को कैसे देखते हैं उसका जिक्र अभी हुआ है भगवानों के नाम के साथ, है ना। तो ये शब्द आपके और मेरे लिए अच्छा नहीं है। जब अरेबिक कंट्री से औरत शब्द आ रहा था, उसके पहले हिंदू देश हिंदुस्तान में अनजान महिला को देवी जी बोल के बुलाया जाता था। आज भी अगर इस देश का हर मेल एक महिला को देवी जी बोलने लगे। आप अगर मुझे नहीं जानते हैं, मैं इस तरीके के कुर्ते पैजामे में आपको मॉल में मिल जाऊंगा, हाथ दिख जाएगा तेरे। और मैं आपके पास अचानक से मॉल में पहुंचूं और आप एस्केलेटर के पास खड़ी हैं, दिस स्पेशली फॉर वुमेन, और मैं बोलूं कि देवी जी एक्सक्यूज मी, तो सबसे पहले आप ही पलट के बोलेंगे गंवार साला, मैं तुमको देवी जी दिख रही हूँ? ऑफ कोर्स आप मेरे को देवी जी दिख रही है, क्या मेरे को आपको आप में औरत दिखना चाहिए? तो मैं आपको इज्जत दूंगा। और इसमें सबसे बड़ी गलती आप महिलाओं की। अगर कोई बोलेगा ना कि तुम औरतों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, तो आप लोग हंसेंगी साथ में, आप लोग हंसेंगे। तुम औरतें ही सारी कलेश करते हो, आप लोग हंसेंगे।
लेकिन कोई आपको देवी जी बोलेगा तो देवी जी बोल के आपको इज्जत देने वाला गंवार है, और औरत और मैडम बोलने वाला। मैडम शब्द का मैडम फ्रांस से आया था। मैडम was used in France at that time for those women who used to sell their bodies to run their kitchens. That is what madam is. तो मैं मैडम बोलूँगा ना तो आप लोग को बड़ा अरे वाह, मैं देवी जी बोलूँगा तो मैं गवार हूँ। तो हम लोग को बहुत सिस्टमैटिकली लगातार डिटोरिएट किया गया। तो आइंदा से अगर कोई, और पुणे में बैठे हैं आप लोग, मराठी लोग हैं, मतलब ऐसे करके ना अभी अपने मन में प्रण कर लीजिए कि अगली बार मेरा आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जो औरत बोल रहा है उसको मालूम है कि नहीं कि वो क्या हो। आपको मालूम है ना कि औरत का मतलब क्या है। बोलना मुंह तोड़ दूंगी अगर अगली बार ये शब्द मेरे को या मेरे आसपास किसी को महिला को बोला। क्योंकि आप मुंह इसलिए तोड़ सकती हैं क्योंकि आप प्रिंसेस। सर इधर सर, आप हमारे जो पार्टी यानी ब्रिटिश, गांधी और मुगल एम्पायर में आप उनको एक वर्ड में क्या डिफाइन करेंगे? मैं सॉरी, मैं शुरू ज़्यादा जोर से हंस रहा हूं। यानी हमारा जो पास्ट यानी गांधी जी, ब्रिटिश, मुगल, आप उनको एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करेंगे? एक वर्ड में बेड़ा गर्क। एक वर्ड में बेड़ा गर्क। हेलो सर जी सर जी सर, अभी जो आप बोलते हैं कि महिलाओं का ऑलरेडी हमारे समाज में पहले से बहुत एडवांस था जी। मतलब, तो फिर 1830 क्यों लगा सती प्रथा बंद करने के लिए हिंदू धर्म को? सर, कम से कम लगा। हम वो कौम है जो अभी भी अपनी गलती मानते हैं, उस पर काम करते हैं और सुधारते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। नहीं, लेकिन उसके पहले होना चाहिए था ना। 1830 मतलब बहुत ही लंबा समय लगा। सर, अभी आपके शरीर के अंदर अगर अभी आपको TNT टेस्ट करा दिया जाए, ब्लड टेस्ट करा दिया जाए, तो आपका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हिला निकलेगा ना, निकलेगा। उसके बाद आपको कोई एक उस जवाब दे दो। उसके बाद आपको कोई डॉक्टर या कोई कुछ बोलेगा कि सुनो एक्सरसाइज करो, मेरे को तो बोल रहे हैं, सुनो एक्सरसाइज करो, खाने पीने पे ध्यान दो, 10 चीज़ें बोली जाएंगी ना आपको। तो हर जगह पे गलतियाँ होती हैं, लेकिन एक वो समाज है जो बोल रहा है, या एक वो धर्म है जो बोल रहा है हाँ ये गलत है, मैं इसको हटाऊंगा। दूसरा वो है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो मैं तो कम से कम मेरे को इस बात की संतुष्टि। आप बताइए, ठीक है सती प्रथा हटने में बहुत टाइम लगा, हटा। आप मुझे बताइए कि अभी भी हिंदू धर्म में क्या क्या गलतियां हैं। विश्वास मानिए, यहाँ आपसे कोई नहीं लड़ेगा, यहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा बाहर मिल। हम सुनेंगे या उस पर हम शास्त्रार्थ करेंगे, आपसे बहस करेंगे, और या फिर हम बोलेंगे तुम सही बोल रहे हो दोस्त, इस पे काम किया जाए। तो हम निरंतर सुधार के लिए काम करेंगे। अब वो अपनी अपनी मान्यता है, मैं क्या बोलूं। चलिए जी, प्रणाम। बहुत आपको थोड़ा सा जोर से बोलना। अरे कहाँ, अरे नहीं, मैं फिर मिलूंगा आपसे, मैं तेनू फिर मिलाऊंगी। इसका जवाब मैंने कई बार दे चुका हूँ, इसका जवाब लंबा है। मुझे समझ में आया कि हमारे बच्चे जो हैं उनको DC और मार्वल के हीरोज का नाम पता है, 10-10 सुपर हीरोज का नाम मालूम है, लेकिन 7 चिरंजीवियों का नाम नहीं पता है। तो मुझे लगा कि उनको उनकी भाषा में कहानियाँ सिखाई जाए। अरे ठीक है। हेलो हेलो, यस। ये एक ही लाइन में मोटी और वेट दोनों ले आए। हेलो सर, बोलते रहिए। सर हेलो हेलो हेलो, इसके पास मेरे पास है माइक सर, स्ट्रेट। एक मिनट रुक जाइए, उन तक तो माइक जाएगा नहीं। एक एक करके आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलें।
हर वो तन जो मन से संस्कारी है वो सनातन है। Hello. Namaskar sir. I also proudly carry my mother's name. I'm Mrinalini Rashmi Chaturvedi. एंड एक सवाल आपसे था आज, जैसे कि मैडम ने पूछा आपसे कि आपके लिए धर्म क्या है। वैसे आजकल जो देखते हैं कि धर्म के नाम पे क्या चीज़ें होती है, तो अगर आपको डिफाइन करना हो गॉड फियरिंग और गॉड लविंग, इसमें डिफरेंशिएट अगर करना हो तो कैसे करेंगे? मैं अभी बनारस में था, प्लीज़ बैठिए। मैं अभी बनारस में था, वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है काशी में। वहाँ के मंच से मैंने एक बात बोली, वही मैं बोल रहा हूँ कि अब है ना, हम लोग को यहाँ पे भोलेनाथ को कितने लोग मानते हैं? भोलेनाथ की पूजा करते हैं? बंद कर दीजिए भोलेनाथ की पूजा करना, क्योंकि अब आपके लिए, हर हिंदू के लिए वो वक्त है कि जब आप भोलेनाथ के अवतार वीरभद्र, शरभ, काल भैरव, इनकी पूजा शुरू कीजिए। अब ये काम आएंगे। आप जब भोलेनाथ की पूजा करते हैं मुस्कुराते हुए, तो आपके मन में भोलापन आता है। अब ये समय इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए भोले रहने का नहीं रह गया। आप अब उस समय में नहीं रह रहे हैं कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे और आप दूसरा गाल बढ़ा दें। आपको इस मुगालत में और इस गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स आपको थप्पड़ मार मार के थक गए थे, उनका हाथ दुख रहा था इसलिए वो लौट गए। ऐसा नहीं होगा। जो ये गांधी जी ने जो बोला है ना, नॉन वायलेंस से समाज चलेगा, आपको और मुझे समझ ही नहीं आया। ये इतना बड़ा खेल हो गया कि सबकॉन्शियसली अगर आप बोलते हैं नॉन वायलेंस, अगर आप मानते हैं नॉन वायलेंस, तो सबकॉन्शियसली आपने अपने हर देवी देवता को नकार दिया, क्योंकि आपके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। आपने नकार दिया सबको। अगर आप गांधी जी की बात मान रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि आपके और मेरे हर भगवान गलत हैं, क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र। हाथ जोड़ना सीखिए, लेकिन हाथ जोड़ता हुआ व्यक्ति वही अच्छा लगता है जिसके सामने खड़े हुए को ये मालूम हो कि जरूरत पड़ेगा तो ये एक हाथ हटा लेगा। जो ये एक हाथ नहीं दिखा सकता, वो हाथ जोड़ने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, वो हाथ ही जोड़ेगा। तो सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि ये इज्जत में हाथ जोड़ रहा है, मजबूरी में। आई डोंट नो और कितनी देर मतलब मेरे को सवाल का जवाब दें, लेकिन कमिंग और अपन अभी बाहर फिर सब लोग बोलते हैं, but I think it's very important someone who comes to a very important stage and says this out loud. मेरा सवाल आपसे ये है कि हर जगह पे हम जब ऐसी अपनी हिंदू संस्कृति की बातें करते हैं, हर जगह पे हम माइथोलॉजी लिखते हैं। So mythology basically deals with myth. आप देर से आई हैं। So why don't we say ये सबसे पहले हो चुकी है। हमने किया था। I'm sorry आप देख रहे हैं जो प्यार मिल रहा है। प्यार। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सरसर उत्तर प्रदेश है। तो मैंने जब आपकी किताबें पढ़ी ना, तब मैं उससे पहले सोचता नहीं था, मतलब मैं ऐसे थोड़ा धीरे धीरे रहता था। आपकी किताबें पढ़ने के बाद, आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद, आई फील मच मोटिवेटेड एंड आई ओपनड अप टू पीपल, सो थैंक यू फॉर इट। मतलब मैं थैंक यू। कीजिए ना प्लीज। भाई वो तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि यू कैन डिसएग्री, कि मेरा थॉट, वो तो मैंने पहले ही बोला था आप डिसएग्री कर सकते हैं। भाई ऑफिशियल तो फादर ऑफ द नेशन में नहीं है, सच में।
ऑफिशियल फादर ऑफ नेशन नहीं है। आज तक पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि बाप है तुम्हारा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप एकदम सही कह रही हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इंडिया बोलना गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया शब्द का इजाद बाहर से ही हुआ है। आपका शब्द उस समय भी भारतवर्ष था। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप बोलो ना इंडिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि आपका शब्द भारतवर्ष। डियर ऑडियंस, आपकी भावनाओं के इस ज्वार और सवालों के इस गुबार को मैं समझ सकती हूँ। और अक्षत जी, मुझे लगता है आपको एक अलग से आपको मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए शुरू करना हम पड़ेगा। फिर से मिलेंगे क्योंकि समय का अभाव है। एक सेकंड, मैंने बहुत सारे ऐसे सेशंस देखे हैं जहाँ पे बाद में स्पीकर बोलता है कि कोई सवाल है और कोई कुछ नहीं पूछता। यहाँ उल्टा है कि सवाल ज़्यादा हैं और बातें कम। वक्त कम। अमृता जी, अब आपको सवाल। ऑडियंस, हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कि आप एक बहुत ही समझदार ऑडियंस है, पूरी की जिम्मेदार ऑडियंस, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन है अगला भी।